हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर लोग के लिए। तो जो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा रहेगा? न्यूक्लियर फ्यूज़न, या फिर क्या बोल सकते हो, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है, इसमें जो एनर्जी जो मिलती है उसका कारण क्या है। ठीक है, और कंपेयर करेंगे नाभिकीय विखंडन से कि उसमें जो एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है और इसमें जो एनर्जी मिलती है वो कितनी है। दोनों में से ज़्यादा किसकी एनर्जी होती है वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें कि जो हमारे स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं या सूर्य जो होते हैं, ठीक है, उनमें ऊर्जा का कारण क्या है, किस वजह से उसमें ऊर्जा इतनी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली कारण क्या रहता है? नाभिकीय संलयन ही रहता है। तो कैसे होती है सबको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दिया, क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूज़न या फिर नाभिकीय संलयन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है नाभिकीय संलयन क्या हो जाएगा? नाभिक का संलयन होगा, मतलब कोई दो नाभिक होंगे, वो मिलकर संलयित होकर जुड़कर एक क्या बनाएंगे? बड़े नाभिक बनाएंगे। ठीक है, तो यदि मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हो डेफिनेशन में? नाभिकीय संलयन वह क्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक परस्पर आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक में कन्वर्ट होते हैं या भारी नाभिक में परिवर्तित होते हैं। इस क्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की मुक्ति होती है या बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये आप लोग इसका डेफिनेशन में लिख सकते हो। अब बात करते हैं इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा क्यों रिलीज़ होती है। तो मैंने पहले ही बता चुका है, न्यूक्लियर फिजिक्स में कम से कम तीसरी बार ये बता रहे हैं क्यों होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जैसे दो हल्के नाभिक हैं, जैसे मैं थोड़ा इसका डायग्राम में बनाना चाहूँ तो मान लो ये कोई हल्का नाभिक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, एक कोई हल्का नाभिक हो गया। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक भारी नाभिक बनाएंगे। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ कुछ इस टाइप से। और क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, तो एनर्जी क्यों रिलीज होती है? क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान की क्षति होती है। द्रव्यमान की क्षति कैसे होगी? तो ये जो नाभिक है, दो हल्के नाभिक है, इसके द्रव्यमान का योग, इसके द्रव्यमानों का जो योग है, द्रव्यमानों का कुल योग जो बन रहा है नाभिक या जो भारी नाभिक है, इसके द्रव्यमान का योग से क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। द्रव्यमान का, या फिर द्रव्यमान का योग मत लिखो, एक ही द्रव्यमान है तो एक ही द्रव्यमान। ठीक है, मतलब ये जो द्रव्यमान जो बन रहा है ये बहुत ही कम होती है। ये जो अगर नाभिक को हम लोग जोड़ दें, इसके द्रव्यमानों का योग करें तो मतलब बाद में जो नाभिक जो बन रहा है, बड़ा नाभिक, उसका द्रव्यमान कम हो जाता है बजाय जितना बनना चाहिए। तो जितना द्रव्यमान का वहाँ पे नुकसान हो रहा है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। ठीक है, मास डिफेक्ट बोलते हैं। और ये जो मास डिफेक्ट या फिर जो द्रव्यमान में क्षति हो रही है, इसको हम लोग आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो जितनी एनर्जी आएगी उतनी ही मात्रा में यहाँ पे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। मतलब बोल सकते हो कि जो द्रव्यमान है वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। द्रव्यमान जो है एनर्जी के रूप में वहाँ पे मुक्त होती है। ठीक है, तो इस नाभिकीय संलयन वाली क्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा वहाँ पे रिलीज होती है। और एक दूसरे हिसाब से ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो नाभिक जो बन रहा है, भारी नाभिक, इसकी जो बंधन ऊर्जा है, ठीक है, ये जो भारी नाभिक जो है इसकी बंधन ऊर्जा क्या होती है? बहुत ही कम होती है। बहुत बंधन ऊर्जा काफ़ी कम होती है बजाय किसके? ये जो नाभिक है हल्के नाभिक, इसकी बंधन ऊर्जा के। मतलब इसकी बंधन ऊर्जा काफ़ी कम होती है और इसकी बंधन ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक हिसाब से ऐसा भी बोल सकते हो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो ये आप लोग नाभिकीय संलयन में इतना सारा लिख सकते हो। अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कैसे होती है, किन किन नाभिकों में यहाँ पे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। तो देखो, जो नाभिकीय अभिक्रिया है वो कैसे होती है? टोटल 3 ड्यूटेरियम वहाँ पे नाभिक हिस्सा लेते हैं नाभिकीय संलयन में। 3 ड्यूटेरियम नाभिक, मतलब ड्यूटेरियम मतलब आप समझ रहे होगे, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन सा? पहला H1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। पहले वाले को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम। ठीक है, तीसरा वाला क्या बोलते हैं? आप लोग को पता होगा, ट्रिटियम। ट्रिटियम। अंतर क्या रहता है तीनों में? इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 1 रहेगी, जो कि सभी में रहेगी, प्रोटॉन की संख्या सभी में 1 रहेगी, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 रहती है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 रहती है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 रहती है। ठीक है, तो हम लोग यूज़ किसका करेंगे? नाभिकीय संलयन में ड्यूटेरियम का यूज़ करते हैं। वो भी एक ड्यूटेरियम नहीं, 3 ड्यूटेरियम। 3 ड्यूटेरियम मिलकर क्या बनाएंगे? एक भारी नाभिक बनाते हैं। कौन सा नाभिक बनाते हैं? तो हीलियम नाभिक बनाते हैं। ठीक है, 3 ड्यूटेरियम मिलकर क्या करेंगे?
3 ड्यूटेरियम मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, रिएक्शन में समझ में आएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे रिएक्शन होता है। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मैं बोला, 3 ड्यूटेरियम मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं उसको देखो। सबसे पहले दो ड्यूटेरियम मिलकर एक हीलियम का आइसोटोप बनाएंगे, फिर वो जो हीलियम का आइसोटोप रहेगा वो फिर से तीसरा ड्यूटेरियम से क्रिया करके हीलियम का स्थायी नाभिक बनाता है। तो कैसे बनाता है देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 ड्यूटेरियम लूँगा। तो 2 ड्यूटेरियम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ड्यूटेरियम कैसे हो जाएगा 1H1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, या फिर 1H2 ये होता है ना ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ये हो गया 1H2। उसके बाद एक और ड्यूटेरियम रहेगा तो 1H2। ये 2 ड्यूटेरियम हो गए, ये मिलकर क्या बनाएंगे, हीलियम का एक अस्थायी आइसोटोप बनाते हैं। मतलब क्या बनाएंगे, 2He यहाँ पे 3। ठीक है, देखो यहाँ पे परमाणु क्रमांक को इधर लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई परमाणु भार को। ठीक है, उधर लिखो या तो फिर इस साइड लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे भी जैसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस टिप से बनाएंगे हीलियम के अस्थायी आइसोटोप। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं, न्यूट्रॉन ये ऐसा रिलीज हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी कितना रिलीज होता है, तो 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। देखो यहाँ पे ना मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक है वो संतुलित होने चाहिए। तो 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर की बात करें तो 2 और 2 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, तो देखो इसको मैं अगर नाम लिखना चाहूँ तो कैसे नाम लिखोगे, तो नाम भी एक बार लिख देते हैं। ये क्या है, अपना ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम। ठीक है, और ये भी क्या है, ड्यूटेरियम ही है, ड्यूटेरियम। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन गया, अस्थाई हीलियम यहाँ पे लिख सकते हो हीलियम आइसोटोप। ठीक है, तो ये बनता है अस्थाई हीलियम आइसोटोप। उसके बाद ये तो आपको पता ही है क्या है, न्यूट्रॉन है, और लास्ट में क्या है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। उसके बाद क्या होता है, ये जो अस्थाई हीलियम आइसोटोप है ये एक तीसरे ड्यूटेरियम के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो उसको मैं लिखता हूँ, तो कैसे लिखाएगा, तो देखो वो जो 2He3 है ये इसके साथ फिर से क्रिया करेगा एक ड्यूटेरियम के साथ, तो 1H2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो फाइनल जो अभिक्रिया बनती है उसमें हमारा क्या आएगा, हीलियम नाभिक आएगा। तो हीलियम नाभिक को मैं क्या लिखूंगा, 2He4, ये हमारा हीलियम होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज़ रिलीज होती है जो कि होती है प्रोटॉन भी रिलीज होती है। तो प्रोटॉन रिलीज होती है तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, 1H1। ठीक है, उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी कितनी रिलीज होती है, तो 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो पूरा क्रिया है ये हमारा क्या है, नाभिकीय संलयन है। ठीक है, इसका मैं नाम लिखना चाहूँ तो फिर से लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, सेम अस्थाई हीलियम नाभिक या हीलियम आइसोटोप। ठीक है, हीलियम आइसोटोप ये कुछ देर तक रहता है, उसके बाद तुरंत ड्यूटेरियम से क्रिया करता है। ये क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम, तुरंत ड्यूटेरियम से क्रिया करेगा। फिर उसके बाद ये क्या बना लेता है, स्थायी हीलियम नाभिक। ये हमारा मेन क्या रहेगा, उत्पाद रहेगा। और ये हमारा क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रकार से हमारा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में आप लोग नोटिस करो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, तो 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे रिलीज हो रही है। उसके बाद 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो यदि मैं बोलना चाहूँ टोटल कितने एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दोनों को जोड़ दो, तो टोटल कितना एनर्जी रिलीज हो रही है, 18 3 3 कितना हो गया, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो नाभिकीय संलयन में टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, अब आप लोग कंपेयर करो नाभिकीय विखंडन में कितने हो रही थी, 180 मतलब 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही थी, मतलब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही थी। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एनर्जी तो उसमें ज़्यादा रिलीज हो रही है।
ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में समझाएंगे कि एनर्जी तो इसी में ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है। तो बाद में देखेंगे कैसे होती ज़्यादा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नाभिकीय संलयन में कैसे अभिक्रिया होती है। 2 ड्यूटेरियम मिलकर एक हीलियम आइसोटोप बनाएंगे, एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। उसके बाद जो हीलियम आइसोटोप है वो फिर से ड्यूटेरियम के साथ क्रिया करके एक हीलियम का स्थायी नाभिक बनाते हैं। उसके बाद प्रोटॉन रिलीज होता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे देखो जो टोटल जो एनर्जी है ना 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें का कुछ एनर्जी ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसकी गतिज ऊर्जा देने में व्यय हो जाती है, ठीक है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बनता है उसको गतिज ऊर्जा देने में वहाँ पे व्यय हो जाती है। अब बात करते हैं, ये तो रिएक्शन हो गया, कैसे रिएक्शन होता है, रिएक्शन आप लोग याद रखना। तो देखो अब बात करते हैं ये जो नाभिक जो है या ड्यूटेरियम जो है इनमें कैसे कंडीशन रखना चाहिए तभी ये क्रिया संपन्न हो पाएगी, ठीक है। तो देखो ये जो ड्यूटेरियम जो नाभिक थे, ठीक है, इनकी जो एनर्जी है ये सबसे पहली बात तो कैसे आवेशित हैं, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो दोनों में क्या होंगे, धन आवेशित होंगे। अब हम लोग को पता है 2 धन आवेशित जब पास में आते हैं तो क्या होता है, उन दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, दूर फेंकने लगते हैं। तो अब हमको यहाँ पे करना क्या था, 2 ड्यूटेरियम को मिलाना था। तो भाई वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो पास लाते जाते हैं तो क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो यहाँ पे एक तो वो हो गया, मतलब यहाँ पे अब समझ में नहीं आया कैसे किया जाए। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तब यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों ड्यूटेरियम है वो आपस पास में आने लगते हैं। और फिर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का मतलब क्या है, 10⁻7 केल्विन, मतलब समझ सकते हो कितना होगा, 10⁻7 मतलब समझ सकते हो बहुत ज़्यादा मात्रा, ठीक है। अगर टेम्परेचर को 10⁻7 केल्विन के आसपास करें तब उनके बीच में जो आकर्षण बल मतलब उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो खत्म हो जाएगा और वो आपस में पास आ जाएंगे और उनके बीच में फिर आकर्षण बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या, कि उनके बीच में जो एनर्जी है उसको हम लोग को 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रखना पड़ेगा, उनकी जो गतिज ऊर्जा है, तभी वो एक दूसरे के आसपास आएंगे और उसमें फिर क्रिया होगी। तो ये 2 कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, तभी जो नाभिकीय जो संलयन की क्रिया है वो पॉसिबल हो पाएगी। पहला क्या, टेम्परेचर को हम लोग को 10⁻7 केल्विन के आसपास करना पड़ेगा। दूसरा 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा, जिससे वो 2 प्रतिकर्षण बल लग रहा था वो खत्म होकर क्या लगने लगे, आपस पास आ जाए और उसमें फिर आकर्षण बल लगना लग जाए, ठीक है। आकर्षण बल लगेगा तभी तो वो फिर क्रिया कर पाएगा ना, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो दूर फेंक देगा तो फिर आपस में मिल ही कहाँ पाएंगे, आपको बड़ा नाभिक बना ही नहीं पाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि 10⁻7 केल्विन होना चाहिए और उनके बीच में जो एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तभी नाभिकीय संलयन की क्रिया हो पाएगी। मतलब जहाँ पे नाभिकीय संलयन हो रही है वहाँ पे ये दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। इसके अलावा एक तीसरा कंडीशन ये भी होना चाहिए कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, मतलब जो वातावरण है, उसमें किसी अन्य एलिमेंट का वहाँ पे इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई दूसरा नाभिक वहाँ पे आके इंटरफेयर ना करे, नहीं तो दूसरा नाभिक इंटरफेयर करेगा तो क्या होगा, एक तो ड्यूटेरियम जो है ऑलरेडी बहुत ही क्रियाशील है, ठीक है, एक तो अकेले रहता नहीं है। अब मान लो कोई दूसरा आ जाएगा तो तुरंत वो दूसरे साथ क्रिया कर लेगा, तो फिर 2 ड्यूटेरियम मिल ही नहीं पाएंगे, वो दूसरे के साथ क्रिया कर लेगा। तो इसलिए ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि वहाँ पे किसी दूसरे एलिमेंट का वहाँ पे कोई रोल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ड्यूटेरियम नाभिक ही वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कंडीशन अगर फॉलो करता है तभी नाभिकीय संलयन की क्रिया हो पाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन में ऊर्जा कितनी रिलीज होती है। देखो जो नाभिकीय विखंडन वाला जो टॉपिक था ना, उसमें मैं ऊर्जा का मतलब कैलकुलेशन करके नहीं बताया था। 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, इतना बता दिया था। तो यदि आप लोग एग्जाम में आता है तो फिर उसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप लोग को बताया था ई एनर्जी का मान कैसे निकालते हैं, Δmc², इससे निकालते हैं, जहाँ Δm क्या है, मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे, तो जो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट उत्पाद मतलब वो रहते हैं, एलिमेंट रहेंगे, उसके बाद उसका उत्पाद बनता है। तो कैसे निकालते हैं, तो इसका मास को जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो फिर जो आएगा वो हमारा एनर्जी रहता है। तो Δm कैसे होगा, तो जो इसको क्या बोलते हैं, अभिकर्मक बोलते हैं ना, और इसको उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट, और इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रिएक्टेंट, और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एनर्जी कैसे निकालोगे, तो जो रिएक्टेंट का मास है उसमें से मैं प्रोडक्ट का मास को माइनस कर दूं और AMU में निकालूं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Δm का मान आ जाएगा। अभी जो Δm आया है उसको मैं एनर्जी में रख दूं और c² पे गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, एनर्जी का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एनर्जी का मतलब एनर्जी का मान निकालते हैं। नाभिकीय विखंडन वाले में क्रिया में नहीं बताया था, आप लोग उसको निकाल सकते हो। और यहाँ पर मैं क्या है बता देता हूँ, ठीक है, अगर इसमें आया तो आप लोग इसको लिख लेना। तो कैसे इसमें नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा का
कितना आता है वैल्यू वो देखते हैं। तो देखो कैसे ऊर्जा का गणना करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊर्जा का गणना, ठीक है, तो प्रिंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, हमको सबसे पहले तो उसका रिएक्शन पता होना चाहिए। तो अभी जस्ट पहले रिएक्शन लिखा था, कैसे रिएक्शन हो जाएगा। तो दो जो ड्यूटेरियम है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ छोटा सा, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो ड्यूटेरियम मिलकर क्या बना रहे थे, ये वन ड्यूटेरियम, सेकेंड ड्यूटेरियम, दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, हीलियम बना रहे थे अस्थायी वाला, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन आ रहा था, ठीक है, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो ये एनर्जी को मैं ई से लिख देता हूँ। उसके बाद क्या कर रहे थे, ये वाला जो दो हीलियम जो अस्थायी नाभिक था, ये क्या हो रहा था, एक और ड्यूटेरियम के साथ क्रिया कर रहा था और क्या बना रहा था, हीलियम नाभिक बना रहा था स्थायी वाला, और एक प्रोटॉन रिलीज हो रहा था प्लस एनर्जी रिलीज हो रहा था। तो ये हमारा अभिक्रिया था। अब हम लोग इसका क्या निकालने वाले हैं, ऊर्जा का गणना करने वाले हैं। तो ऊर्जा का गणना कैसे करेंगे, तो एकदम सिंपल सा है, मैं भी बताया मैं, ई बराबर क्या होता है, mc² होता है, लेकिन यहाँ पे मास डिफेक्ट हो रहा है इसलिए डेल mc² हो जाएगा। तो ये हमको कैलकुलेशन करना है, इसी से एनर्जी का मान आ जाएगा। तो डेल m का मान पहले निकाल लेते हैं। तो डेल m कैसे निकालेंगे, डेल m क्या है, मास डिफेक्ट है, द्रव्यमान में क्षति है। द्रव्यमान में क्षति कैसे निकालते हैं, तो जो ये रिएक्टेंट्स है इसका द्रव्यमान का योग कर लेते हैं, उसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, फिर एनर्जी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका मास, इसका मास। अब यहाँ पे देखो कौन कौन क्या क्या है। तो ये ड्यूटेरियम है, तो हमको ड्यूटेरियम का मास पता होना चाहिए। ये भी ड्यूटेरियम है, इसका भी मास हमको इसका मास सेम, इसका इन तीनों का मास सेम रहेगा क्योंकि सेम तीनों ड्यूटेरियम ही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका मास पता होना चाहिए, इसका मास पता होना चाहिए, ये दोनों सेम चीज़ है। उसके बाद न्यूट्रॉन का मास पता होना चाहिए और प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए, और लास्ट में हमारे पास हीलियम का मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मास आप लोग को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ ड्यूटेरियम का। तो 1H2 इसका मास कितना होता है, और उसके बाद फिर 0N1 न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, उसके बाद प्रोटॉन का मास कितना होता है ये पता होना चाहिए, और उसके बाद ये हीलियम का मास कितना होता है ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको मास पता ही है, बस थोड़ा पॉइंट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे इसका मास लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हीलियम का अस्थायी नाभिक है, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो यहाँ पे भी बन रहा है, तो एक दूसरे में ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब हमको इसका मान चाहिए, तो इसका मान कितना होता है मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या है, ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम का हमको मास पता कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ड्यूटेरियम का 2 होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे पॉइंट में लिखना पड़ेगा तभी एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू आ पाएगा, तो ठीक है। तो इसका जो मास होता है वो कितना होता है बता देता हूँ, 2। तो देखो इतना मास होता है, ठीक है। ये हमको पहले से पता है, बस पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंट था। ये तो हमको पहले से पता था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.00898 AMU में होता है, ठीक है। वहाँ पे यूनिट का रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन का मास 1.00728 AMU होता है, और ये ड्यूटेरियम का, तो इसका जस्ट प्रोटॉन का 1 होता है तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है, ड्यूटेरियम का। तो इसका 2 का गुणा करोगे तो इतना ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये 2.0144 AMU हो गया। उसके बाद ये हीलियम का आपको पता है, देखो यहाँ पे एक कर रहे हैं तो इसका मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, हीलियम का यहाँ पे द्रव्यमान निकल गया, चारों का द्रव्यमान आ गया। इसका निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कट जाएगा, यदि निकालना चाहोगे तो भी निकाल सकते हो। 3 का गुणा कर दोगे, इसमें एक प्रोटॉन में 3 का गुणा कर दोगे तो यहाँ पे हीलियम का निकल जाएगा, लेकिन वो आपस में कट ही जाएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है, सॉरी ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट्स है, तो आपस में दोनों साइड से कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं डेल एम का मान। तो कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट में मतलब ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज रहता हूँ, आप लोग देख लेना। रिएक्टेंट्स मतलब अभिकर्मक, जो क्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है जो बन रहा है क्रिया के बाद, ठीक है। तो इसमें से इसको मेरे को माइनस करना है, रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट को माइनस करना है। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट, हाँ, रिएक्टेंट्स में कौन कौन से हैं, ड्यूटेरियम है, तो 3 ड्यूटेरियम है, ठीक है। और एक ड्यूटेरियम का मास इतना होता है, हमको चाहिए 3, तो मैं क्या करूँगा, 3 गुणा 2.0144 AMU, ठीक है। AMU को मैं लास्ट में लिख दूंगा, अभी नहीं लिख रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास इसका मास, प्लस को किसका मास लेना पड़ेगा, इसका मास लेना पड़ेगा, तो इसका मास और इसका मास कट जाएगा, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो चाहो तो लिख सकते हो, बाद में कट जाएगा। अब ये हो गया रिएक्टेंट का मास। अब मेरे को इसमें माइनस करना पड़ेगा प्रोडक्ट का मास का। तो प्रोडक्ट में बहुत सारी अब चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहला इसका, तो ये तो कट जाएगा, मैं बताया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बात करें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, एक ही न्यूट्रॉन है तो 1 गुणा 1 न्यूट्रॉन का मास। तो 1 न्यूट्रॉन का मास मतलब 1 गुणा, या फिर 1 गुणा करने का तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, 1 को। तो ये हो जाएगा 1.00898,
ये हो गया, ये माइनस कर दिया। उसके बाद और क्या माइनस करना है, इसका नाभिक मतलब इसका जो मास है उसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, हीलियम है, तो हीलियम का कितना होता है, ये होता है। तो मैं इसको तो देखो इसका मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 4.00387, ठीक है। उसके बाद और किसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। एनर्जी को नहीं करना है ना, हमको एनर्जी तो कैलकुलेट करना है ना, तो वो उसका लिखने की जरूरत नहीं है, वो यही का वैल्यू आएगा हमारे पास, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका कितना हो जाएगा 1.00728। तो ये हमारे पास माइनस हो गया तीनों प्रोडक्ट का। अब हमको चाहिए कि इसमें था AMU में चाहिए था, तो मैं लास्ट में क्या कर दूंगा AMU, ठीक है, या तो अलग अलग लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो सब वैल्यू को रख दिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हो, इसको पहले गुणा करोगे फिर इसको और इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। तो कितना वैल्यू आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका जो वैल्यू आएगा 0.023 और उसके बाद आएगा 20 AMU में आ गया। ये हमारे पास किसका मान आ गया, डेल M का मान आ गया। अब हमको चाहिए क्या, E का मान चाहिए, एनर्जी का मान। तो यहाँ पे हम लोग मान को रख देंगे। तो डेल M का मान हमारे पास अभी अभी आया 2320, ठीक है। और ये क्या है AMU और क्या है C² है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसका जो वैल्यू होता है मैं पहले बता चुका हूँ, एक AMU इंटू C² का मान कितना होता है, तो उसका जो मान होता है 2320 931 होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है। एक्चुअली में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा C² होता है और यहाँ पे C² पहले से गुणा है तो ये C² कट जाता है, तो कुल मिला कितना आता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ठीक है। अब इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है। मतलब नाभिकीय संलयन में टोटल हमारे पास कितना एनर्जी रिलीज होती है, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है। तो ऐसे करके आप नाभिकीय विखंडन में भी एनर्जी का मान निकाल सकते हो। थोड़ा सा वहाँ पे बड़ा पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आएगा, उसमें 198 कुछ आता है, यहाँ पे 200 मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो ये हमारे पास ऊर्जा का कैलकुलेशन हो गया, कितना ऊर्जा रिलीज होता है। अब क्या करेंगे, ऊर्जा तो निकल गया, अब हम लोग एक टॉपिक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक ये रहेगा कि हम लोग नाभिकीय विखंडन से कंपेयर करेंगे नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का जो वैल्यू आया है उसका, ठीक है। नाभिकीय संलयन में 198 आया था या फिर 200 आया था और इसमें 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कंपेयर करते हैं अभी। तो देखो अब बात करते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं कि किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है कि नाभिकीय संलयन में कितना एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अभी हम लोग निकाले थे। फ्यूज़न में कितनी रिलीज हो रही थी, तो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। और हम लोगों ने फ्यूज़न में पढ़ा था, फिजन में पढ़ा था कितनी होती है रिलीज, नाभिकीय ये विखंडन है, ठीक है, ये संलयन था। तो इसमें हम लोग कल निकाले थे पिछले लेक्चर में, उसमें कितना आया था, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। तो अब आप लोग बोलोगे सर हमने बचपन में पढ़ा था कि नाभिकीय विखंडन में कम एनर्जी रिलीज होती है, नाभिकीय संलयन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे देखने पे क्या पता चल रहा है, ये क्या है, संलयन है, ठीक है, और ये क्या है, विखंडन है। तो नाभिकीय विखंडन में देखने पे क्या पता चल रहा है कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, नाभिकीय संलयन में 21.6 कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, विखंडन में यूरेनियम के बारे में बात कर रहे थे। यूरेनियम किसका, 92-235 का। और यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, ड्यूटेरियम का बात कर रहे हैं, 1H2 का। तो अब आप लोग कंपेयर करो, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 92 है, तो 92 प्रोटॉन के लिए कितना आ रहा है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के लिए 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे मैं अगर 92 ले लूँ, 92 ड्यूटेरियम ले लूँ, तो इससे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगा ना। यहाँ पे एक ही प्रोटॉन ले रहे हैं तो उसके लिए 21.6 आ रहा है, यहाँ पे 92 प्रोटॉन ले रहे हैं उसके लिए यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 92 ड्यूटेरियम ले लूँगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा 200 से। तो इसलिए यहाँ पे फ्यूज़न में ज़्यादा होता है। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बताऊँ। इसको देखो, यूरेनियम का मैं 1 ग्राम यूरेनियम लूँ, 1 ग्राम यूरेनियम लेता हूँ, तो इसको हम लोग यदि हम लोग इसमें रिएक्शन करके मतलब पूरा देखेंगे और उसका जो मान आएगा एनर्जी का वो कितना आता है मैं बताता हूँ डायरेक्ट। तो इसका जो मान आएगा 0.4 देख के बताता हूँ, 0.486 गुणा 10⁻24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी आएगा 1 ग्राम यूरेनियम में, ठीक है। और 1 ग्राम हम लोग ड्यूटेरियम के बारे में बात करें तो उसमें कितना एनर्जी आता है, ठीक है, 1 ग्राम ड्यूटेरियम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितना एनर्जी आएगा, 2.17 गुणा 10⁻24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है।
ठीक है, 1 ग्राम ड्यूटेरियम में इतना एनर्जी रिलीज होता है और 1 ग्राम यूरेनियम में उतना एनर्जी रिलीज होता है। तो यदि मैं इसको डिवाइड कर दूँ, एक दूसरे में कंपेयर करना है मेरे को, तो डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे भी फिजन वर्सेस फ्यूजन डिवाइड कर दिया, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, 10 की घात 24 इसमें भी कट जाएगा, एनर्जी का मात्रक भी कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ इतना 486/2.17। इसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो कितना वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे क्या था, हमारा फिजन था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फ्यूज़न है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। तो देखो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, फ्यूज़न वर्सेस फ्यूज़न कर दो। तो फ्यूज़न वर्सेस ये अपॉन फिजन हो गया, और इसे ये भी पलट जाएगा, तो 2.17/0.486। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो इसका कितना वैल्यू आता है, 4.5 वैल्यू आता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फ्यूज़न इक्वल टू, फ्यूज़न को मैं उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा फिजन, ठीक है। तो मतलब फ्यूज़न में क्या होता है, 4.5 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है फिजन से। मतलब फ्यूज़न क्या है, अपना संलयन है, ये संलयन है, और ये क्या है, 4.5 गुणा, ये क्या हो जाएगा, विखंडन। मतलब संलयन में 4.5 गुना ज़्यादा रिलीज होता है विखंडन से। मैथमेटिकली भी हम लोग देख लिए, 1 ग्राम यूरेनियम 1 ग्राम लिए दोनों में, और दोनों में फिर कैलकुलेट किए तो इतना हमको पता चला। और ऐसे भी सोचोगे तो तुम लोग खुद सोच सकते हो, यहाँ पे यूरेनियम में 92 है और यहाँ पे ड्यूटेरियम में 1 ही है, तो 1 में 21.6 आ रहा है, और यहाँ पे 92 के लिए कितना आ रहा है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली 92 हम लोग ड्यूटेरियम लेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है, संलयन में क्या होता है, 4.5 गुना ज़्यादा, मतलब 4 गुना, समझ लो 4 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है विखंडन से। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि संलयन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है विखंडन से। तो यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब एक लास्ट टॉपिक, इसमें छोटा सा सब टॉपिक और देख लेते हैं कि जो नाभिकीय संलयन है उसकी कंडीशन क्या क्या है, कौन कौन से कंडीशन होता है। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा और बता देते हैं जल्दी से, फिर ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। ओके, तो देखो अब बात करते हैं कंडीशन फॉर मेंटेन्ड फ्यूजन रिएक्शन। मतलब कोई भी एक ऐसा रिएक्शन, मतलब नाभिकीय संलयन है वो मेंटेन रहे, लगातार चलते रहे, उसके लिए हमको यहाँ पे क्या क्या कंडीशन रखते हैं वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता है हमको नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक बनाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर जो क्रिया हो रही है ये लगातार चलते रहना चाहिए, तभी तो हमको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्राप्त होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो सबसे पहले कंडीशन ये होना चाहिए कि जो नाभिक जो हम लोग ले रहे हैं, ड्यूटेरियम जो ले रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, उसका जो गतिज ऊर्जा है या फिर जो उसका जो एनर्जी है वो मैं पहले बता चुका हूँ कितना होना चाहिए, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तो इससे ज़्यादा या इससे ज़्यादा, इतना रहेगा तभी वहाँ पे वो दोनों क्या कर पाएंगे, आपस में क्रिया कर पाएंगे। 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नाभिकों की बात कर रहे हैं ना, जो ड्यूटेरियम ले रहे हैं, न्यूट्रॉन ले रहे हैं, उसके बारे में है कि उसका एनर्जी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो आपस में क्या कर पाएंगे, संलयित हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो मैं पहले बता चुका हूँ कि उनके बीच में क्या होते रहता है, प्रतिकर्षण बल लगते रहता है, क्योंकि एक दूसरे के वो सेम आवेश पे काम कर रहे हैं। सेम आवेश मतलब पॉजिटिव आवेश वो भी है, पॉजिटिव आवेश वो भी है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, दूर फेंकते रहते हैं। अब उसको हमको पास लाना, संलयित करना है, तो उसके एनर्जी को 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएंगे, आपस में जो बैरियर है उसको तोड़ देंगे प्रतिकर्षण बल का, और वो आपस में फिर पास आके जुड़ जाएंगे। तो इतना होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बताया मैं, दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ उसका जो दाब है, प्रेशर है, वो भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो आपस में आके क्रिया कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 10⁻7 केल्विन, ठीक है, 7 केल्विन होना चाहिए। प्लस यहाँ पे दाब भी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए, दाब उच्च होना चाहिए, तभी क्या होगा, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो पाएगी। तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि जो नाभिकीय संलयन की जो क्रिया हो रही है वो ऐसे जगह में होनी चाहिए जहाँ पे कोई दूसरा पदार्थ या फिर दूसरा एलिमेंट या दूसरा नाभिक वहाँ पे उसको अफेक्ट ना कर पाए क्रिया को। नहीं तो अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, जैसे ही कोई दूसरा नाभिक आया तो ये जो ड्यूटेरियम है ये बहुत ही सक्रिय एलिमेंट, मतलब बहुत ही सक्रिय नाभिक है, तो क्या कर देगा, दूसरे के साथ जाके क्रिया कर देगा, तो 2 नाभिक आपस में जुड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वहाँ पे ऐसा व्यवस्था रखना चाहिए कि वहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट वहाँ पे या कोई दूसरा नाभिक आके उसको इफेक्ट ना करे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख दूँगा, दूसरा नाभिक
अफेक्ट ना करे, तभी वहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया हो पाएगी। एक लास्ट कंडीशन ये होता है कि देखो ये क्या होता है, मान लो हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, 10�7 केल्विन, मतलब सोच रहे हो कितना ज़्यादा, 10�7 कितना हो जाएगा भाई, 7 बार गुणा करो, 3 3 6 1 7, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ केल्विन। 100 केल्विन में तो हमारा हालत ख़राब हो जाता है, जल जाते कोई वस्तु है ना, तो वहाँ पे सोच लो 1 करोड़ केल्विन, इतना ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तब जाके ये क्रिया संपन्न हो पाएगी। तो अगर 10�7 केल्विन कर रहे हैं तो एक और नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान होता है कि जैसे ही हम लोग 10�7 केल्विन करते हैं तो हमको पता है नाभिक के बाहर में क्या होता है, जो कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो रिवॉल्व करते रहते हैं परमाणु में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद बाहर निकल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर को वो सह नहीं पाएगा, वो खुद बाहर निकल जाएगा, जिससे कि वहाँ पे क्या होता है, एक उसको नाम क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ, उसको प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ना, उसको बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था क्रिएट हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल जाएगा। तो इसको कलेक्ट करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन है उसको कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए, तभी तो ये क्रिया संपन्न हो पाएगी। मान लो कलेक्ट करने के लिए व्यवस्था नहीं है, तब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ, ये ड्यूटेरियम के साथ क्रिया कर लेगा, तो फिर वहाँ पे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। यहाँ पे जो प्लाज्मा अवस्था जो उत्पन्न हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, उसको कलेक्ट करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। इतना सारा जब व्यवस्था होगा, ठीक है, प्लाज्मा अवस्था को कलेक्ट करने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, तो इतना सारा जब कंडीशन फॉलो होगा तभी नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है वो संपन्न हो पाती है, ठीक है। तो मैन मेड तो ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि 10�7 केल्विन टेम्परेचर, समझ रहे हो कितना ज़्यादा वहाँ पे उत्पन्न करना पड़ेगा, तो उतना टेम्परेचर तो मानव लोग अभी उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए नाभिकीय संलयन की क्रिया हम लोग अभी जनरेट नहीं कर पाए, ठीक है। और वैज्ञानिक लोग इसी में ही ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि नाभिकीय संलयन को और अच्छे से समझा जा सके और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्राप्त किया जा सके, ठीक है। अभी नाभिकीय जो रिएक्टर में जो काम होता है वो कौन सा अभिक्रिया होता है, तो जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है वो वाला अभिक्रिया होता है, ठीक। उसमें भी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, मैं बताया था नियंत्रित अनियंत्रित क्या होता है, तो वो हो गई। तो यहाँ पे इसका उपयोग हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर पूरा यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। इसमें पूरा नाभिकीय विखंडन के संलयन के बारे में पूरा समझा दिया गया हूँ, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दिया है, उसमें अभिक्रिया कौन सी होती है, उसमें एनर्जी कितनी रिलीज होती है, कंपेयर भी कर दिया दूसरे के साथ, इसमें कंडीशन क्या क्या होती है, ये सब पूरा यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको पूरा पसंद आया होगा। इसके बाद एक लेक्चर और करेंगे नाभिकीय विखंड संलयन में, कौन सा, कि जो 2 स्टार्स होते हैं उनमें एनर्जी का कारण क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन ही होता है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा और देख लेंगे, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तारों में जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसका कारण क्या है, और उसमें एक बोलता है पी साइकिल को समझाइए, मतलब प्रोटॉन साइकिल को समझाइए। तो यदि वो एग्जाम में आता है तो कैसे आप लिखोगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो भी अभी कुछ दिन में ही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।